मैं तलवार जी को एक अध्यापक के रूप में भी जानता हूँ। उनके निर्देशन मैंने शोध भी किया है। एक लेखक विद्वान के रूप में भी जानता हूँ और एक इंसान के रूप में भी जानता हूँ। और जब आप इन सभी रूपों को जानते हैं तो आपके सामने ये उलझन होती है और लालच भी होता है, सब पर बोलते हैं। और जो हालत है कि किसी एक का 10वां हिस्सा भी बोलना इस समय मुश्किल है। मैं तो सोच रहा हूँ कि जो पीछे लोग पड़े हुए हैं कि वैराग्य की स्थिति में जा चुके हैं, झेल कैसे रहे। मैं सचमुच कह रहा हूँ, कैसे वो दिए जा रहे हैं और कैसे ये तो पर्ची पकड़ा रही है, उनके यहाँ क्या चल रहा होगा वही जाने। और सर और मैडम भी बैठी हुई हैं। मैं कहूँगा कि एक चीज मैं शुरुआत में बोल देना चाहूँगा। हम सबने सर के बारे में इतनी सारी बातें की हैं, इन मैडम बैठी हुई हैं और हम सबका सर के घर में जाना जो संभव होता था या जो वहाँ पे जब एमए के दिनों में या उसके बाद के दिनों में वहाँ टिक जाते थे, उसमें मैडम की बहुत बड़ी भूमिका थी। और सर इतने समय तक काम करते रहे हैं और अभी भी सक्रिय हैं, इसमें मैडम की बहुत बड़ी भूमिका है। तो जितना सलाम हम सर को करते हैं उतना ही मैडम को करते हैं। तो मैं बहुत पॉइंट टू द पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा, समझ में आने लायक बातें हूँ। इतनी सारी बातें हैं कि उस पर भी बोलने की का दिल करता है। एक आध बातें मैं पकड़ूंगा, बाकी छोड़ दूंगा। एक तो तलवार जी का लेखन हिंदी आलोचना से अलग किस्म का है। अगर आप हिंदी आलोचना से गुजरे हैं और इसी से वाकिफ हैं, वो अलग किस्म की आलोचना है, अपनी भाषा में भी और अपने सरोकार में भी। यानी मैं भाषा कर रहा हूँ वो भी एक चीज है। आप हिंदी डिपार्टमेंट के लोग होंगे तो जानते होंगे कि अच्छा विद्वान वो माना जाता है जो बोले तो किसी को समझ में ना आए। ऐसी विद्वता यहाँ पे एकाध बार हुई है, लेकिन लिखने में और होती है। जब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो मैं भी ऐसी ही समझ लेके गया था। तो जब मुझे एडमिशन की प्रोसेस में कुछ एप्लीकेशन लिखना पड़ा तो मैंने उसमें एक शब्द लिखा। वो असल में था इस बात के लिए कि मुझे कुछ समय की छुट्टी दी जाए, मैं माइग्रेशन अपना 6 महीने बाद जमा करूंगा। तो मैंने लिखा एतदर्थ मुझे अवकाश प्रदान किया जाए। ये जो एतदर्थ था, कई बार मैं इसको पूछता हूँ तो मैंने इस तरह की भाषा ये जेएनयू में जाने के बाद हुआ और ये तलवार जी जैसे लोगों के साथ हुआ कि आप जान जाते हैं कि भाषा विद्वता झाड़ने के लिए नहीं होती है, बल्कि अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए होती है। आप बोलते हैं, लोगों को समझ में आना चाहिए। जो ज्ञान समझ में नहीं आता वो अपने आप में खुद ही एक ज्ञान होता है। और सरोकार, इसीलिए आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो अपनी पूरी जवानी आदिवासियों के साथ या आंदोलनकारियों के साथ गुजार चुका है, वो अपने मैच्योर होने के बाद इंटेलेक्चुअल फील्ड में आता है। और जब आता है तो सरोकार बदल नहीं जाते, तब भी जो लिखता है उन्हीं के लिए लिखता है। आप देखेंगे कि अब जबकि लोग उस चीज को भूल गए हैं या उसकी बात बहुत कम लोग करते हैं, इस जमाना आए तो शायद वो इतिहास गुम हो जाएगा। आप आदिवासियों के बीच में जो बिताया गया है, जिस तरह की जिंदगी जी है, किस तरह का जीवन वहां होता है, जो क्या संघर्ष रहे हैं, वो आप पढ़ रहे हैं। तो चूंकि मैं संक्षेप में करूंगा, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो एक चीज तलवार जी जो नई लेके आए हिंदी आलोचना में, वो था पद्धति का सवाल। और आप में से मैं कहूंगा जो लोग आलोचना सीखना चाहते हैं या आलोचना करते हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर कोई ऐसी इच्छा बची हुई हो, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो हम लोग चाहते नहीं, हम लोग तो वैसे ही क्या नहीं रहते हैं। तो अगर इम्प्रूव करना चाहते हो तो सामना पढ़नी चाहिए और कम से कम उसमें 5 लेख तो पूरी किताब पढ़ने लायक है। मैं उस किताब का जिक्र भी करूंगा। असल में वो किताब मैंने तब पढ़ी थी जब मैं तलवार जी के अंदर में रिसर्च कर रहा था, और वो किताब मुझे इतनी अच्छी लगी और मैंने कसम खाई हुई थी मैं किसी जानने वाले की किताब की समीक्षा नहीं करूंगा। आज भी वही चलता है। अब ये नियम बदल गया कि कोई किताब फ्री में मिलेगी तो उसकी समीक्षा नहीं करूंगा, समीक्षा लिखता भी नहीं हूँ। लेकिन उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने कहा अपने मित्र से कि अगर मैं सर का स्टूडेंट ना होता मैं इस किताब पर जरूर लिखता। और ये हुआ बहुत बाद में, जब सप्तराजी पत्रिका का एक अंक निकला तो मैंने उसी किताब पर लिखा, उसी मन से लिखा। लेकिन मैं कहूँगा 5 लेख तो जरूर पढ़ने जैसे उसके। 4 में रामविलास शर्मा जिसका जिक्र हो चुका है। और आपको देखना चाहिए किसी आलोचक को अगर आप समझना चाहते हैं तो सचमुच आपके लिए जरूरी ये नहीं कि उसने क्या निष्कर्ष निकाल दिए,
आपको देखना चाहिए किस मेथड से ये निष्कर्ष पाए गए हैं। और तलवार जी ने लिखा है कि अगर मेथड सही हो, पद्धति सही हो, तो निष्कर्ष अगर भ्रामक भी हो तो भ्रम नहीं फैलता है, क्योंकि पद्धति सॉलिड होती है। लेकिन जब पद्धति गलत होती है तो कोई निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं रहता। अगर आप उसे पढ़ें तो आपको रामविलास जी की आलोचना पद्धति समझ में आएगी कि किस तरह रामविलास जी एक बात पकड़ते हैं और उसका आखिरी छोर ये है कि अगर कोई तर्क ना चल रहा हो तो जिसके ऊपर जिसका खंडन करना है उसको बदनाम कर दो व्यक्तिगत रूप से। ये आदमी खराब है, जिसकी कही गई हर बात खराब है। जो हेगल के साथ उन्होंने किया तो चापलूस थे और ये थे वो थे, तो आप जब हेगल के बारे में मान लेते हैं हेगल तो खराब आदमी थे, तो उनकी बातें तो खराब होंगी ही होंगी। तो ये जो ठंग था, आप पाएंगे ये ठंग रामविलास जी ने तुलसीदास के बारे में इस्तेमाल किया, निराला के बारे में इस्तेमाल किया, और ये ढंग रामविलास जी की तर्ज पर चलते हुए विश्वनाथ त्रिपाठी ने लोकवादी तुलसीदास में इस्तेमाल किया। इतना महान आदमी बताइए जो दलितों के साथ इतनी सहानुभूति रखता हो, क्या वो दलित विरोधी हो सकता है? तो व्यक्ति को और उसके लेखन को एक कर देना, और खास करके व्यक्ति की अच्छी छवि बनाकर या बुरी छवि बना के उसके लेखन को पास कराना या खारिज कराना, ये जो ढंग है, और मैं कहूंगा कि हिंदी आलोचना का केंद्रीय ढंग है। उसमें आस्था जब आप लिखते हैं तो मूल्यों के प्रति नहीं होती, व्यक्तियों के प्रति होती है। या तो आप उस आदमी के पक्ष में हैं या आप उसके विपक्ष में हैं, और ऐसे खेमे चलते हैं। एक जमाने में एक खेमा तैयार हुआ रामचंद्र शुक्ल वर्सेस आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इस खेमे पर चूंकि मैंने काम भी किया है, एक अर्थ में बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा, इससे मुझे भी लगता है कि उसके अगर वो ना हुआ होता जो नामवर सिंह ने शुरू किया दूसरी परंपरा की खोज से, तो शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बड़े आलोचक के रूप में लोग उनको कंसीडर ना कर पाते, उनका अलगाव ना पहचान पाते। लेकिन खुद नामवर सिंह ने जिस तरह के उसमें कह सकते हैं कि मिस इंटरप्रिटेशन किया, गलतियां उसमें फैलाई, भ्रम फैलाए, उससे बहुत गलत इमेज पैदा हुई। रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में केवल विरोध नहीं है, बहुत समानताएं भी हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी में बहुत सारी प्रगतिशीलता है, कमियां भी बहुत सारी हैं। लेकिन जब आप ये पकड़ लेते हैं कि मुझे या तो इस रास्ते चलना या तो उस रास्ते, तो आप केवल एक ही पक्ष देख सकते हैं। तलवार जी के लिखने की जो एक अच्छी चीज है कि अपने कट्टर से कट्टर विरोधी ने भी अगर कोई बात कही, सही कही है, तो उसे माना जाएगा, आलोचना अपनी जगह रहेगी। और ये चीज तमाम जगह देखने को मिलती है। इसीलिए आप पाएंगे कि रामविलास शर्मा की मान्यताओं का को इतना, या उनके ऊपर 4 लेख लिखे, मैं तो ये हैरान रहता हूँ। और एक आध बार मैंने पूछा है, उन्होंने मुस्कुरा कर इसको टाल दिया है कि जब वो 4 लेख उन्होंने लिखे, पिछड़ा हुआ समाज और पिछड़ा हुआ मार्क्सवाद मूल शीर्षक जो था, और जिस तरह की आलोचना की, तो रामविलास जी से उनके संबंध बचे कैसे रह गए। रामविलास जी आपको याद होगा कि रामविलास जी की हैसियत ये रही है कि कहा जाता है रामविलास जी के बारे में, तुलसीदास की वो एक गाली है कि जही गेरी चरण धरे हनुमंता ते पताल चल गए तुरंता। हनुमान जी जब वो लेके संजीवनी बूटी जो है जब चले हैं 7 योजन का समुद्र लांघने, एक बार पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो बीच में उनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए था। तो जो बीच में टापू थे उस पर जब पैर रखते हैं जंप मारने के लिए, तो तुरंत पाताल में घुस जाते हैं। तो रामविलास जी के साथ कोई विरोध नहीं मोल लेना चाहता था। आप पाएंगे कि नामवर जी ने भी जो आलोचना की तो बड़े संभाल के और बचा के की है, घुमा के की है, सीधा विरोध नहीं किया। और रामविलास जी से कोई विरोध देता नहीं था। लेकिन रामविलास जी की ऐसी आलोचना फिर भी अगर संबंध बचे रह जाते हैं तो इसीलिए क्योंकि उसमें पूर्वाग्रह नहीं है, बदनीयती नहीं है, खुद आलोचना को दिशा देने की कोशिश है, खुद पाठकों को सही समझ में आए, सच समझ में आए उसको बनाने की कोशिश है। तो एक तो है पद्धति का सवाल। उसी किताब में जो अगला लेख है वो है, जिसका जिक्र पहले भी हुआ, मैं और चर्चा नहीं करूंगा, जो निर्मल वर्मा पर है। निर्मल वर्मा की कहानियों का सौंदर्य शास्त्र और समाज शास्त्र पढ़ना चाहिए, मैं उस पर जाहिर सी बात में पर्ची नहीं चाहता हूं। जो दूसरी बड़ी चीज है वो है संश्लिष्ट दृष्टि, यानी इसको समझना बहुत जरूरी है। मेरा मुख्य मुद्दा, मैं इसको चाहूंगा कि इस पर बात करूं। कुछ चर्चा रविभूषण जी ने भी की थी। हिंदी में जो और भारत में जो मार्क्सवाद आया और जिस तरह डेवलप हुआ, उसमें काफी एक जड़ता रही
और हिंदी में जो आया उसका तो पूछना नहीं है। आप देखेंगे कि 1935 में एक अंग्रेजी पढ़ा हुआ नौजवान नया लड़का एक उपन्यास लिखता है अनटचेबल, मुल्क राजानंद। पहला उपन्यास किसी प्रगतिशील ने लिखा है तो सोचिए दलित समस्या पर लिखा है, और आप बाद में देखना खोजना शुरू करेंगे तो कोई दूसरा उपन्यास शायद ऐसा नहीं मिलेगा 50 साल तक। ऐसे ही अगर आप शिवदान सिंह चौहान का लेख पढ़ें जो पहला माना जाता है कि लेख है 1937 में छपा था विशाल भारत में, वो खुद भी जाति के सवाल को बहुत केंद्रीय सवाल बताता है, लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे कि राजनीति से और ऑब्वियसली उसके पीछे चलने वाली आलोचना से जाति का सवाल लगभग गायब हो जाता है। बल्कि मैं सचमुच कहूंगा कि एक जमाना ऐसा रहा है, रामलाल जी ने लिखा है कि जो लोग जाति का सवाल उठाते हैं वो आंदोलन की एकता को तोड़ना चाहते हैं। अगर आपको